गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है ITI 247 पर। और आज हम लोग मॉडल पेपर 3 को डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 2 मॉडल पेपर डिस्कस कर लिए हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपको 4 या 5 मॉडल पेपर दे दूं, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। और पिछले 2 मॉडल पेपर में आप लोगों ने जैसे भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी लोगों ने वीडियोस मेरे जो थ्योरी के हैं काफ़ी अच्छे तरीके से देखे हैं आप लोगों ने। तो जितने नंबर आप लोगों के इस सेट में आ रहे हैं, आप समझ लीजिए कि वैसा ही नंबर आपका आएगा फाइनल एग्जाम में, ये श्योर है। और टोटल मैं आपको लगभग 4 या 5 मॉडल पेपर करा दूंगा और फिर उसके बाद हम लोग कुछ और शुरू करेंगे। और एक बात और बता दूं कि ये पांचों मॉडल पेपर और मेरे सारे थ्योरी का वीडियो आप लोग देख लेना, इससे हटकर कुछ नहीं पूछेगा, बहुत पर्याप्त है। तो चलिए आज का हम लोग सेशन शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से आपके स्क्रीन पर है, बताइए आप लोग आंसर। मैं हर एक क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं थ्योरी में आपको बता चुका हूँ। और एक तरीके से जो क्वेश्चंस आपको नए होंगे आपके लिए, मैं वही क्वेश्चन समझाऊंगा। तो बताइए आप लोग, ये देखिए मैं इस पर वीडियो में बना चुका हूँ और ये एक्सेल में मेरे आपके मिल जाएगा। जाकर देखिए IT लिटरेसी में, तो आपको वो काफ़ी वहाँ पर समझ में आएगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि चौथी रो और 7वें कॉलम का एड्रेस क्या होगा। ठीक है, सही जवाब पहले मैं बता दे रहा हूँ, इसका सही जवाब है A, G4। देखिए, जो सेल का जो एड्रेस होता है वो हमेशा अल्फाबेट से स्टार्ट होता है, पहली बात तो याद रखिएगा। तो बी तो ऐसे ही गलत हो गया। ये मैं कैसे कह रहा हूँ, जैसे जो कॉलम होते हैं ये वाले, जिनको हम लोग बोलते हैं ए, फिर बी, फिर सी, ये सी हो गया, फिर यहाँ पे डी। तो आप मुझे बताइए, जो कॉलम है, चौथा कॉलम पूछ रहा, 7वां कॉलम पूछ रहा है, ठीक है। फिर डी के बाद आएगा EFG, तो 7वां क्या हो जाएगा, जी। 7वां कॉलम हो जाएगा जी। और चौथा रो जो हो गया 1 2 3 4, 4 ये हो गया, तो ये आपको हो जाएगा G4। पहले हम लोग लेते हैं लेटर वाला, कॉलम वाला, तो इसीलिए इसका ए ऑप्शन सही है। जिनको थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है वो जाकर मेरा वीडियो देखें IT लिटरेसी में, एक्सेल वाला सीरीज, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, MICR का मुख्यतः उपयोग होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जा चुका है। मैं बता दूं, आप लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर, मैं इसका एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर बोलते हैं, पूरा इसका नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। सही ऑप्शन है, बैंक में यूज होता है। कई लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। आपका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, MS वर्ड में फाइल का विस्तारक होता है। ये तो बहुत ही आसान है, ये पूछा भी जा चुका है, .doc। तो ये तो लगभग सभी को पता होगा, आसान क्वेश्चन है ये। नेटवर्क का नेटवर्क बनाने के लिए किसको विकसित किया गया। अब अगर आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखोगे, नेटवर्क का नेटवर्क जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेट। इंटरनेट को हम लोग बोलते हैं नेटवर्कों का नेटवर्क। तो इंटरनेट में जो प्रोटोकॉल यूज होता है उसको बोलते हैं हम लोग इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो बी इज द करेक्ट आंसर, इसका IP जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, पढ़िए और बताइए, निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है। मैंने आपको 2 तरह के सॉफ्टवेयर बताए थे, आपका एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैं जब तक आपको ये बता रहा हूँ तब तक आप लोग आंसर बताइए इसका। सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ मैं, कि जो सॉफ्टवेयर के बिना आपका कंप्यूटर चले ही ना उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आपका इसका सही जवाब है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पारिवारिक सदस्यों के मध्य होने वाला संचार है, बताइए। इस क्वेश्चन का जवाब जो है मैंने आपको अपने वीडियो में बता दिया पहले ही। जो इसका सही जवाब है वो है अनौपचारिक संचार। जो परिवार या किसी सगे संबंधी भाई बहन के बीच जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं अनौपचारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ द्वारा
पुचकारने पर बच्चे का हंस पड़ना दर्शाता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी रिपीटेड है। तो माँ द्वारा पुचकारने पर बच्चे का हंस पड़ना दर्शाता है, बताइए आप लोग। मैं बता दे रहा हूँ, इसका सही जवाब है बी, उसकी सकारात्मक प्रतिपुष्टि को। देखिए आप लोग ये जो मैं मॉडल पेपर निकाल रहा हूँ, आप लोग मैं बता दे रहा हूँ कि इसको रट लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन है एकदम आपके जुबान पे होने चाहिए। आप पाएंगे कि एग्जाम, फाइनल एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको उसमें से मिल जाएंगे, डायरेक्ट मिलेंगे। ठीक है। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप लोग पेन और कॉपी लेकर जरूर देखते होंगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। ठीक है। आप लोग बाद में भी वीडियो, बाद में 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद कभी टाइम मिले तो आप बिल्कुल पेन कॉपी लेके बैठ जाना, वीडियो देखना, देखना कि आपका कितना सही हो रहा है। मैं आपको उतना टाइम दे रहा हूँ पढ़ने के लिए। क्वेश्चन प्रोक्सिमिक्स का अर्थ है, बताइए। गतिशील संचार, अशाब्दिक संचार, स्पर्श संचार और संचार के दौरान रखी जाने वाली व्यक्तिगत शारीरिक दूरी। तो इसका जो सही जवाब है डी। देखिए अगर आपको लगता है कि आपको प्रश्नों को पढ़ने में समय लग रहा है तो आप वीडियो को बाद में कभी पॉज करके फिर उसको क्वेश्चन को देख के फिर आंसर दे सकते हैं। किसी सीवी या रिज्यूम के कंटेंट क्या होंगे? अगला प्रश्न है, बताइए आप लोग। ए ऑप्शन है शीर्षक, बी है शिक्षा, सी है कार्य का अनुभव और डी उपरोक्त सभी। तो आपको पता है सीवी जो होती है वो रिज्यूमे होता है, उसको बोलते हैं हम लोग रिज्यूमे या सीवी। एक तरीके का ये बायोडाटा होता है कैंडिडेट का, जो जॉब खोजने के लिए किसी कंपनी या इंडस्ट्री में जाता है। तो उस सीवी में ये सब कुछ होते हैं। सीवी का शीर्षक होना चाहिए, शिक्षा का विवरण होना चाहिए, कार्य का अनुभव होना चाहिए, अगर कोई है तो उसका विवरण होना चाहिए, कार्य का अनुभव, वर्क एक्सपीरियंस बोलते हैं इसको। तो डी इज द करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी इसके जवाब होगा। 10वें प्रश्न को देखते हैं हम लोग। सन राइजेज इन द ईस्ट वाक्य में टेंस है। अब ऐसे प्रश्नों का जवाब तो मैंने आपको बताया है भाई, कि आपको देखना है कि आपको अगर ये नहीं पता है कि ये क्या है, इसका मतलब क्या है, तो आप ऑप्शन से काटो। और ये टेक्निक मैंने आपको इंग्लिश वाले अपने लेक्चर में पढ़ाए हैं। मैंने इंग्लिश के 4-5 जो भी वीडियो अपलोड किए हैं वो जाकर देखो भाई, बहुत आपको समझ में आएगा। अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो थोड़ा बहुत तो समझ ही जाओगे। मैंने आपको बताया था कि जो परफेक्ट होता है उसमें हैज, हैव या हैड होता है। तो इसमें हैज हैड है ही नहीं, तो ये तो गलत ही हो गया ये ऑप्शन। ठीक है। कंटिन्यूअस जो होता है, परफेक्ट 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 है, तो इसमें हैज हैव है ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। परफेक्ट जहां भी होगा गलत हो जाएगा भाई। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मैंने बताया था आईएनजी होता है, आईएनजी है ही नहीं सेंटेंस में, तो ये भी गलत हो गया। ये दोनों गलत हो गए। तो सही जवाब क्या हो गया हमारा? सिंपल प्रेजेंट। देखिए ऐसे छांटने का बड़ा बेहतर तरीका होता है ये। थोड़ा टेक्निक आप सीख लीजिए, मेरे इंग्लिश वाले वीडियो जाकर देखें, 2-3 बार देखेंगे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यू आर राइटिंग अ लेटर, आप एक पत्र लिख रहे हैं, का नकारात्मक वाक्य क्या होगा? निगेटिव वाक्य पूछ रहा है इसका। तो देखिए जब भी निगेटिव वाक्य में चेंज करना होता है तो आपको टेंस बदलने की जरूरत नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे यू आर है, तो ऐसा नहीं है कि हमने इस टेंस को बदल के यू वर कर दिया, ठीक है, वॉज वर में बदल दिया, ऐसा नहीं है। हमें उसके टेंस को नहीं बदलना है। तो यहाँ पे पहली बात तो ये डोंट लगेगा नहीं, ये लगेगा नहीं, ठीक है। वॉज वर खत्म, विल बी नहीं लगेगा, टेंस बदल जा रहा है ना यहाँ पे। तो बी इज द करेक्ट आंसर, यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर। ठीक है, तो बी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। किसी उद्यमी द्वारा स्थापित व्यावसायिक इकाई कहलाती है। तो ये तो बड़ा आसान है भाई। अगर कोई उद्यमी, उद्यमी यहाँ पर क्या है? एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो जो वो व्यवसायिक इकाई होती है उसको बोलते हैं हम लोग उद्यम। ए इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत, भाई साहब मैं इसके बारे में बहुत बता चुका हूँ विस्तृत में, प्रत्येक परिवार को दिन का गारंटी अकुशल रोजगार प्रदान किया जाएगा। ये तो सबके जुबान पे रटा होना चाहिए। 100 दिन का इसमें गारंटी रोजगार मिलता है। तो ये इसका सही जवाब होगा और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं नरेगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये नरेगा, मैंने आपको पढ़ाया है, जाकर वीडियो देखें। देखिए अगला क्वेश्चन उसी पर आ गया। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 क्वेश्चन एक ही टॉपिक के आ जाते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, तो इसका सही जवाब बताइए आप लोग। इसको हम लोग नरेगा भी बोलते हैं।
तो इसका जो सही जवाब होगा हमारा वो होगा बी, 2 फरवरी 2006। ठीक है। और नरेगा को मनरेगा में बदल दिया गया था, नाम चेंज करके। नरेगा और मनरेगा दोनों एक ही है, कंफ्यूज मत होइएगा। उसका नाम चेंज कर दिया गया था, पहले न था, नरेगा था, तो एन से चेंज करके मनरेगा कर दिया गया। महात्मा गांधी के नाम से उसको चेंज कर दिया गया। ठीक है। और कब चेंज किया गया था? 2 अक्टूबर 2009 को, गांधी जयंती के अवसर पर 2009 में चेंज कर दिया गया था। बहुत सारे इसके मैंने फैक्ट आपको और बताए, बहुत महत्वपूर्ण चीजें जो उस वीडियो में है, जाकर मैं सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। स्वॉट में एस का तात्पर्य है, ये तो मैंने बहुत विस्तृत में एक्सप्लेन किया था। और भाई जाकर ये वीडियो देखो, एक एक महीने में तुम जितनी बार देखोगे वो फायदा बहुत करेगा। ये स्ट्रेंथ, एस फॉर स्ट्रेंथ, अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है तो वो ये वाला जो मैंने लेक्चर लिया था उसको समझ लो। अगर किसी राष्ट्र की जीडीपी बढ़ती है तो यह लाभ पहुंचाती है। सिंपल और सरल शब्दों में मैंने आपको जीडीपी को बताया था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सीधे भाषा में कहूं तो किसी भी देश के उन्नति के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जीडीपी अगर बढ़ती है तो ना किसी आदमी का भला होता है, ना उद्योगपति का, ना कर्मचारी का, ना सरकार का, संपूर्ण समाज का, संपूर्ण उस देश का भला होता है। तो सी आपका सही जवाब होगा इसका, क्योंकि जीडीपी किसी एक आदमी, किसी एक कर्मचारी, किसी एक सरकार की बात नहीं होती है, या किसी एक उद्योगपति, पूरे उस देश के सीमा के अंदर जो भी प्रोडक्शन होता है, उस प्रोडक्शन को हम लोग, उस मूल्य को हम लोग जीडीपी कहते हैं। अगला प्रश्न, ये तो सबके जवाब पे होगा, मैंने आपका कई बार केवाईसी के बारे में आपको बताया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आप लोग बताएं इसमें। नो योर कस्टमर, कई लोग इसका सी लगा देंगे, देखेंगे नहीं है ये योर नहीं है, ये यू है। ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा ए, नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जानिए, समझिए, पहचानिए। बैंकों को दिया गया था ये इंस्ट्रक्शन किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। ठीक है। वित्तीय संस्थाएं जितनी हैं उनको आरबीआई ने कहा था कि भैया अपने कस्टमर का केवाईसी आप लोग पूरा करा लें, जिससे कि कोई फर्जी आदमी आपके बैंक से न जुड़े। ठीक है। अगला प्रश्न, देश के समग्र औद्योगिक उत्पादन का प्रतिशत लघु उद्योग क्षेत्र से है। ये थोड़ा सा आपके लिए नया क्वेश्चन मैं बता दूं, आपको अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और बहुत सी चीजें यहाँ पर रोजगार जो है कृषि से जुड़े हुए हैं। तो अपने देश में जो लघु उद्योग क्षेत्र है वो लगभग 80% है। बात आ रही समझ में? तो अपने यहाँ जितने भी औद्योगिक उत्पादन होते हैं उनका 80% हमारा क्या है? लघु उद्योग क्षेत्र। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूव टू द 19 क्वेश्चन, भारत का भारतीय वित्त निगम आईएफसीआई। देखिए ये फुल फॉर्म इसका मैंने, और ये सब सारे जितने कानून है सब मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था इसमें, चैप्टर नंबर 4 उद्यमिता कौशल। पुनः जाकर देखें आप लोग। कब हुई थी स्थापना? तो बताइए आप लोग। 1948। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न, स्वास्थ्य से संबंधित संगठन कौन सा है? स्वास्थ्य से संबंधित संगठन कौन सा है? आजकल कोरोना बहुत फैला हुआ है तो आप लोग तो भाई नाम सुने होंगे डब्ल्यूएचओ का। तो सी इसका सही जवाब होगा, सी इज द करेक्ट आंसर, डब्ल्यूएचओ। और इसका फुल फॉर्म आप लोगों को पता ही होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और मैंने आपको आईएलओ के बारे में बताया था, तो आप लोग इसको भूलिएगा मत, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ, महत्वपूर्ण है ये। सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल को कैसे कम किया जा सकता है, ये प्रश्न है, बताइए। थोड़ा नया है आपके लिए, लेकिन कल के मॉडल पेपर में मैंने एक प्रश्न इस पर डिस्कस किया था। इफ यू रिमेम्बर, अगर आप लोग को याद आ रहा होगा तो मैंने एक शब्द आपको बताया था, 3R। 3R थोड़ा सा याद करिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। एक्चुअली सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का मतलब है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक वस्तुएं हैं जो डिकम्पोज नहीं होती हैं, मिट्टी में नहीं मिलती हैं, तो उनके लिए क्या होता है कि हम लोग पुनर्चक्रण अपनाते हैं। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग रिसाइकलिंग। ठीक है। जैसे प्लास्टिक है तो इसका डी जवाब सही होगा।
जैसे प्लास्टिक है तो प्लास्टिक मिट्टी में नहीं घुलता है, वो पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। आप मर जाओगे लेकिन प्लास्टिक नहीं मरेगा। ठीक है, इसलिए प्लास्टिक को क्या करते हैं हम लोग, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको रीयूज करते हैं। सो दैट इज नोन एज रिसाइकलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां, मजदूर द्वारा कारखाना अधिनियम का उल्लंघन करने पर उसे कितना जुर्माना देना पड़ता है? भाई ये तो मेरे थ्योरी का डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, तो इसका ये जवाब सही है 20 रुपये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 23, आईएसओ का पूरा नाम पहले बताइए। आईएसओ 9000 समूह का उद्देश्य किसका प्रबंध करता है? जो आईएसओ जो 9000, मैंने इसका कोडिंग बताई थी भाई, जाकर वीडियो में देखो, कभी भूलना मत। 9000, 9001, 9002, 9003, 14000, 11000, मैंने ये सब बताए थे कुछ महत्वपूर्ण चीजें, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। लेकिन इसका सही जवाब मैं बता दे रहा हूँ आपको, ए इसका सही जवाब है। ग्राहकों की संतुष्टि इनका मेन मोटो होता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, सीआर, कभी एग्जाम में पूछ दिया और आप घन चक्कर हो जाओ, सीआर क्या होता है? ठीक है, सीआर मतलब होता है कस्टमर, सॉरी मैं आपको कुछ गलत बता दिया, सीएस, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या होता है आईएसओ का? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अंतिम प्रश्न, नहीं 24वां, ये 25वां एक और है। जेआईटी का क्या अभिप्राय है? सॉरी, जेआईटी जो होता है हमारा, ये इसका फुल फॉर्म जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग जस्ट इन टाइम। ये एक्चुअली एक शब्द है जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में यूज होता है। ठीक है, तो प्रोडक्शन टाइम को कम करने के लिए इस जेआईटी का यूज किया था। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक कंपनी है जो मैं लकड़ी की चीज़ें मैन्युफैक्चर करता हूँ। मान लीजिए मैं बेड बनाता हूँ। ठीक है, मेरे पास ऑर्डर आता है, क्या मेरे पास कोई एक ऑर्डर आता है ऑफिस के टेबल बनाने के लिए, तो मैं ऑफिस का टेबल नहीं बनाता हूँ, तो मैं नियर बाई जो दुकानदार होगा जो टेबल बनाता होगा, मैं उससे संपर्क करके मैं आपको वो टेबल वहां से खरीद के आपको दे दूंगा जस्ट इन टाइम। मतलब एक कम समय में मैंने प्रोडक्शन अपने यहाँ किया नहीं, अपने यहाँ प्रोडक्शन के कॉस्ट को बचा लिया मैंने, अपने यहाँ प्रोडक्शन का जो टाइम था मैंने बचा लिया, सॉरी कॉस्ट नहीं, टाइम जो बचा लिया। मेरे यहाँ प्रोडक्शन हुआ नहीं, मैंने दूसरे यहाँ से जो प्रोडक्शन वो करता है उससे लेकर आपको दे दिया। तो उसको हम लोग, आपको इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बस इसका फुल फॉर्म याद रखना। जेआईटी का मतलब होता है जस्ट इन टाइम। अगला प्रश्न, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न ही नष्ट की जा सकती है, इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, यह नियम जाना जाता है। बताइए क्या है? ये तो 10वीं क्लास के साइंस में पढ़े होगे यार, बताओ क्या है ये? ऊर्जा संरक्षण का नियम मैं बता दे रहा हूँ मैं आपको, अगर नहीं जानते तो समझ लो। आपके शरीर को जो ऊर्जा होती है वो नष्ट नहीं होती है, एक्चुअली आप जो काम करते हैं उससे उसमें दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। फिर आप, और ये सबके लिए लागू होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मानव के लिए होता है। जो भी एनर्जी होती है वो कभी भी क्षय नहीं होती है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये कुछ हमारे 25 क्वेश्चंस के डिस्कशंस रहे हैं आज के लिए, आज के मॉडल पेपर में। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया है कुछ चीज़ें, अगर आपको डिस्कशन करनी है या आपको कोई चीज़ है जो कन्फ्यूजन लग रहा है, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और यथासंभव मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, और बाकी जो है आपका यहाँ पर जो आपको लोगो दिख रहा है मेरे चैनल का, उसको आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, और आप मेरे वीडियोस को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें जिससे वो भी मेरे बनाया वीडियो से लाभ प्राप्त कर सकें। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।